वो बटवा वो पड़ा हुआ ना उधर, 2,500 में फ्रूट किस चीज के लिए?
अच्छा, वो जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर था वो आप लोगों ने सुना है? गूगल क्लासरूम में मैंने वो किया हुआ था, शेयर किया हुआ था। जो लास्ट टाइम जो हमारी क्लास नहीं होगी थी जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन थी और वो फिर ख़त्म करनी पड़ गई थी अर्ली। उससे रिलेटेड जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड था वो तो मैंने फिर उसमें रिकॉर्ड करके तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था। तो वो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? जी, काफी कुछ है इसमें। फिर मैं ना समझूं? जी अब्दुल्ला। जी अस्सलाम अब्दुल्ला। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि आपने वो अपलोड तो कर दिया था लेकिन अभी नहीं देखा। अच्छा, तो सर आगे छुट्टियां तो उसमें इंशाल्लाह करेंगे ये भी। ठीक हो गया। और चलें, सर ये मैं इसलिए पूछ रहा था, मैंने कहा कि फिर अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो उसको फिर हम ब्रीफली फिर इस तरह करते हैं ना कि हम उसको डिस्कस कर लें। मुझे ये था कि अगर आप लोगों ने देख लिया है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो फिर हम उसको ब्रीफली एक दफा से फिर जरा रिवाइज या गो थ्रू कर लें ताकि आगे फिर, क्योंकि न्यूमेरिकल उसी पे ही बेस करता है तो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके सर। सर एक और सर ये म्यूट का ऑप्शन सर हमें दे दे, मतलब हम खुद अनम्यूट कर सकें। वो म्यूट हो जाता है तो मैंने फिर बार बार आपको करना पड़ता है। ये अनम्यूट की ऑप्शन दे दीजिए आपको। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम मेरा ख्याल है डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे पहुंचे थे, तो कहाँ से बात स्टार्ट की जाए? सर फेयर वैल्यू थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हाँ जी, और कोई? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्लियर थी? यस सर, क्लियर। यस सर। किसी को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्लियर ना हो? ठीक हो गया। क्लियर है सर। ठीक है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ये है कि मैं फिर भी एक दफा फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट उस डेट इन्वेस्टमेंट को कहेंगे जिस डेट इन्वेस्टमेंट में दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो। उन कंडीशंस में से पहली कंडीशन का नाम बिजनेस मॉडल टेस्ट है और उन कंडीशंस में से दूसरी कंडीशन का नाम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है। अब जो बिजनेस मॉडल टेस्ट है, बिजनेस मॉडल टेस्ट में यह है कि आपने जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सिक्योरिटी आप होल्ड करके रखेंगे और
पीरियोडिकली आपको सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो रिसीव होती रहेगी और मेच्योरिटी पे आपको इकट्ठा ही आपको सारे का सारा लोन जो कि आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ होगा वो मिल जाएगा। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जी अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्या था ये बताएंगे शहबाज हयात। शहबाज साथ हैं? सर मैं बताऊं? एक मिनट में अटेंडेंस खोल लूं। असल में मैं ये चीज़ें साथ साथ नोट कर रहा होता हूँ कि कहाँ से जवाब आ रहा है कहाँ से जवाब नहीं आ रहा, ताकि कल को जब मार्क्स लगाने पड़े मार्क्स लगाते हुए ये चीज़ मेरे पास मौजूद हो कि किसने जवाब दिया था और किसने जवाब नहीं दिया था। आज है 21। शहबाज साहब नहीं थे हमारे साथ। ठीक है, रिमशा अख्तर। सर शहबाज आ गया, हैंड रेस किया उसने। जी शहबाज। सर वो कनेक्टिंग हो रहा था सर, इसलिए माइक म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा था, कनेक्टिंग पे था। अच्छा, तो ये क्या होता है कैश कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स से? अच्छा, जवेरिया कमल। जी सर। जी ये क्या होता है? सर इसमें हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स का डाटा होता है जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के साथ इंटरेस्ट भी आता है। दोबारा से दोहरा सकती हैं? सर इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स का डाटा होता है जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के साथ इंटरेस्ट भी हम लिखते होते हैं। अच्छा, और हैंड रेज और किसने किया हुआ था? तो मैमूना जहीर। सर इसमें जो है वो हमें जब इसकी मेच्योरिटी डेट होती है उसमें हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं। ठीक होगा जी। अब्दुल्ला, अनमोल से पूछ लेते हैं। अनमोल, उसके बाद अब्दुल्ला। जी अनमोल है साथ? सर ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो होता है उस पे पेमेंट जो होती है प्रिंसिपल की, उस पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट, और सही प्रॉपर लेंडिंग अरेंजमेंट के साथ होता है ये। और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट लेंडिंग के लिए कंसिडर किया जाता है। जी अब्दुल्ला। सर इसमें आपने पहले बताया था ये कॉन्ट्रैक्ट और लोन के लिए होता है, फिर इसमें हम इंस्टॉलमेंट देते हैं जिसमें इंटरेस्ट और वैल्यू दोनों आती है। इंटरेस्ट को हम इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस डाल देंगे और बाकी प्रिंसिपल वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने बताई।
अच्छा, माहीन। सर हम लोग दो ऑल्टरनेटिव पोजीशंस में से एक पोजीशन चूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, जिसके हमारे पास दो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट हमारे पास होता है द बिजनेस मॉडल टेस्ट और दूसरा हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। तो सर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सर जो फर्स्ट होता है तो उसमें हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने से पहले उसकी हम लोग फेयर वैल्यू देखते हैं सेल करने से पहले, और दूसरे वाले में हम लोग देखते हैं कि जो कैश फ्लोज हैं तो उसकी जो पेमेंट्स हैं उसके हम लोग इंटरेस्ट देखते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं। चले मैं, हाँ जी हसन, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? सर यही बताना था सर कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है सर, और सर इसको हम इसकी भी कंडीशन है कि ये भी होल्ड कर सकते हैं हम अंटिल मैच्योरिटी तक। और सर ये इंस्टॉलमेंट पे होती है कि इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है सर, और वैसे ही सर सर के बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे तो खैर डेफिनेटली बिल्कुल होती है। मेन डिफरेंस जो इसमें इस टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में है वो ये है कि जो बिजनेस मॉडल टेस्ट, वो हाँ बिजनेस मॉडल टेस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि ये जो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है इसमें यह है कि इंटरेस्ट के साथ साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट का भी थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा, जिसको हम इंस्टॉलमेंट, हाँ इसमें आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी, और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल वैल्यू का भी थोड़ा सा हिस्सा मौजूद हुआ करता है। अच्छा जी आगे चलते हैं। और माहीन थी, अनमोल थी, मेमूना जहीर थी, हसन भी थे, अब्दुल्ला एक्सक्यूज साहब। मी सर। जी जी सर प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने कहा इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ हिस्सा है, ये इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट पूरी नहीं मिलती होती है इसमें? जो हमारी टोटल अमाउंट दी होती है वो अमाउंट और उसके साथ इंटरेस्ट। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। कौन थे? मुझे आवाज तो बुरैर साहब की लग रही थी। उसामा बिलाल। उसामा बिलाल साहब, उसामा बिलाल साहब जरा अगर, हाँ जी सर आपने कहा है कि हमें इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ हिस्सा मिलता है, तो हाँ वो इंटरेस्ट के साथ क्या टोटल प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आती होती वापस हमारे पास? अच्छा उसामा, थोड़ा सा शायद वेट करना पड़े आपको अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए, लेकिन अगर आपने फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक पढ़ लिया है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक में लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अगर आपने बनाया है तो आप उसमें आपको शायद अंदाजा हो कि ये मैं जो थोड़ी अमाउंट कह रहा हूँ वो बेसिकली क्या बात कर रहा हूँ। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में या नहीं बनाया? यस सर बनाया। सर बनाया। यस सर बनाया। उसमें आप लोग क्या करते हैं कि लेट मी, ये फाइल अपीयर हो रही है आपके सामने पीडीएफ वाली? नो सर। अब अपीयर हो रही है? नो सर। अभी भी नहीं हो रही है। सर बुक नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? सर बुक नजर आ रही है। ये डेट इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। मैं इसी की बात कर रहा था कि अच्छा, सपोज के
आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो है आपका, प्रिंसिपल जो है वो आपका है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो है 10 लाख। जो इंटरेस्ट की जो जो प्रिंसिपल की अमाउंट है, प्रिंसिपल रीपेड, फिर है इंटरेस्ट, और फिर है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो है हमारे पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हम सपोज कर लेते हैं कि आपने पे करनी है 2,50,000 सपोज। अब 2,50,000 एक इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है जी। अनमोल, अनमोल कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर। जी जी, आवाज कट रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आई। सर गलती से हुआ है, नेट इशू हो रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, इंस्टॉलमेंट 2,50,000 है, और सपोज के जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट इज सर माइदा को इंटर कर, क्या कर लूं? माइदा वेटिंग में है, उसको इंटर कर। हाँ जी, वो कर दिया उन्होंने, अलाउ कर दी है। होपफुली अब तक वो, हाँ, क्योंकि अब कोई वेटिंग रूम में अब फिलहाल तो कोई भी नहीं है। अच्छा, तो इंटरेस्ट जो है वो सपोज के वो 5% है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो पार वैल्यू है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख, इस 10 लाख पे 5% इंटरेस्ट लेंगे, और 10 लाख का 5% 50,000 आ जाएगा। ये मैं यहां से इसको हटा रहा हूं और 50,000 ये लिख रहा हूं। 50,000 अगर अमाउंट है इंटरेस्ट की, और टोटल इंस्टॉलमेंट जिसमें प्रिंसिपल भी है और जिसमें 5% इंटरेस्ट भी है, अगर वो अमाउंट 2,50,000 है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल की अमाउंट होगी, प्रिंसिपल की अमाउंट हमारे पास होगी 1 लाख, 2 लाख। 2 लाख नहीं होगी? और नेक्स्ट उसके लिए जो इंटरेस्ट लगेगा, नेक्स्ट इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा 8 लाख के ऊपर। तो 8 लाख का 5% जो होगा, दैट वुड बिकम 40,000। अगर 2,50,000 जो है वो हमारी इंस्टॉलमेंट है, तो दैट वुड मीन कि हमारा प्रिंसिपल रीपेड जो होगा, प्रिंसिपल रीपेड 2,10,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रिंसिपल और वो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 2,10,000 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना ओरिजिनल लोन में से इतनी अमाउंट रीपे की जा चुकी है। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट जो पे होगा वो 5,90,000 पे होगा। तो जो अभी जो बात कर रहा हूं मैं कि आपको, या जो इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट में जो बात की है
वो ये की है कि आप इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हैं और हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट भी रिसीव हो रही है और प्रिंसिपल की जो थोड़ी बहुत अमाउंट रीपे आपने की है वो भी आपने उसमें शामिल की हुई होगी। अब बात समझ में आई उसामा बिलाल साहब के प्रिंसिपल रीपेड की जो थोड़ी बहुत अमाउंट मैं कह रहा हूँ कि वैसे तो टोटल अमाउंट प्रिंसिपल की है 1 मिलियन 10 लाख है। पहली किस्त में हमने 10 लाख में से 2 लाख रुपए वापस कर दिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट में आउट ऑफ द 10 लाख हमने सिर्फ 2,10,000 रुपए किए। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में फिर थोड़ी सी अमाउंट हम पे कर देंगे और बात ऐसे ही आगे चलती रहेगी। ओके सर। यस सर। अच्छा, तो यहां से बात को आगे लेके चलते हैं और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी दो कंडीशंस या 2 टेस्ट आप कह लें। पहला टेस्ट जो है वो बिजनेस मॉडल टेस्ट है। जैसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का बिजनेस मॉडल टेस्ट था, इसी तरह इसका भी बिजनेस मॉडल टेस्ट है। और इसके बिजनेस मॉडल टेस्ट में वो क्या कह रहा है कि द फाइनेंशियल एसेट इज हेल्ड विद इन अ बिजनेस मॉडल whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने ना सिर्फ एसेट को जल्दी बेचना है और जल्दी बेच के ये वाली जो बात इसने की हुई है, ये सेलिंग फाइनेंशियल एसेट वाली, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट, ना सिर्फ बेच के पैसे हासिल करना चाहते हैं बल्कि जब तक आपने उसको ना बेचा तो जब तक आपने ना बेचा तो तब तक आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर या जो भी रीपेमेंट हो रही है, अगर इंस्टॉलमेंट मिल रही है तो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट, तब तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक आपने होल्ड करके रखा हुआ है। और होल्ड करके भी आपने ज्यादा देर नहीं रखना। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में मोटिव ही ज्यादा देर तक होल्ड करके रखने का था, यहां पे मोटिव ज्यादा देर होल्ड करके रखने का नहीं है। जी अब्दुल्ला। सर फिर इसको हम लॉन्ग टर्म कहेंगे? नहीं, ये लॉन्ग टर्म है ही नहीं, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट की शॉर्ट टर्म वाली कैटेगरी है। ये नीचे अगर आप ये देखें भी जो पैराग्राफ में इसने फिर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि दिस मींस दैट सेल्स विल बी मोर फ्रीक्वेंट देन फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, कि आपने इसको जल्दी सेल करने के लिए रखा हुआ है। तो जल्दी सेल करने के लिए रखा हुआ है तो ये लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा। क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, फिर इसके बाद है सेकंड जो सेकंड हमारे पास टेस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है। और इसमें जो मेन जो चीज है कि वो इन्वेस्टमेंट्स जो के फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपने रिकॉर्ड करनी हो, दे आर फर्स्ट रिकॉर्डेड एट देयर फेयर वैल्यू। जो भी उसकी फेयर वैल्यू होगी उसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर उसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही है तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने उसमें ऐड कर देनी है। ये बाकी ये जो उसने बात की है नीचे, दिस इज अ बिट टेक्निकल, आसान अल्फाज में, क्योंकि माशाल्लाह अब आप लोग फाइनेंस पढ़ भी आए हैं, तो ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बेसिकली वो डिस्काउंट रेट है जिसकी वो बात कर रहा है कि डिस्काउंट रेट जो है वो उस पे इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा।
और यही बेसिकली हमने आज क्वेश्चन में सॉल्व भी करके देखना है कि ये जो डिस्काउंट रेट अगर आपको गिवन हो, तो डिस्काउंट रेट अगर गिवन हो तो उसको फिर हम अपने लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में या जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू की कैलकुलेशन में इस्तेमाल कैसे करते होते हैं। डिस्काउंट रेट बेसिकली होता क्या है? डिस्काउंट रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कैश इनफ्लो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट के तौर पे कमाना चाह रहे हैं, वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि आप इन्वेस्टमेंट पे कमाना चाह रहे हैं। आपका एक मोटिव है कि मैं अगर किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करूं तो पैसे की इन्वेस्टमेंट पे मुझे 7% या 8% या 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। नाउ दिस 7% और 8% और 10% वुड बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे इतने पैसे कमाना चाह रहा हूं। इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज असाइन करते रहते हैं। मसलन बॉन्ड में आप इसको YTM या YTC कह देते हैं। YTM इज द यील्ड टू मैच्योरिटी और YTC इज द यील्ड टू कॉल। जब आप शेयर्स की तरफ मूव करते हैं तो शेयर्स की तरफ मूव करते हुए आप इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह देते हैं। डेट की तरफ जाते हैं तो आप इसको कॉस्ट ऑफ डेट कह देते हैं। ओवरऑल अगर किसी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह देंगे। तो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज की जा सकती है। जैसे यहाँ पे उसने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा हुआ है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट पे आप कमाना चाह रहे हैं। आसान अल्फाज में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द डिस्काउंट रेट और द रिक्वायर्ड rate of return that an investor is willing to accept। ठीक है, बाकी ये जो इसने डिटेल बताई हुई है, दिस डिटेल इज टेक्निकल, तो हम इसकी तरफ जो है वो अल्फाज आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ उसमें समझ में ना आ रही हुई तो मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो कर दूंगा। बाकी फिर वो रिपोर्टिंग डेट पे वो कह रहा है कि द एसेट विल बी रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू, और फिर जो उसके ऊपर गेन या लॉस हो रहा होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक दफ़ा बहुत ब्रीफली कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट की बात कर लें बिजनेस मॉडल टेस्ट में। जी जी सर, ये ऊपर भी बता दें सर थोड़ा सा बिजनेस मॉडल जो है टेस्ट। अगर आपने फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहना है किसी डेट इंस्ट्रूमेंट को, तो उसको दो में से एक कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 जो कि बिजनेस मॉडल टेस्ट है वो ये है कि आप उस पर इंटरेस्ट भी वसूल कर रहे हैं और आपने उसको बेचना भी है। अब ये काम बॉन्ड्स के साथ ही हो सकता है। आप अपना लोन बैंक लोन एग्रीमेंट किसी को नहीं बेच सकते, ठीक है? बैंक लोन एग्रीमेंट अपना किसी को नहीं बेच सकता। इसीलिए अगर लॉ पढ़ ली आप लोगों ने या लॉ अभी तक नहीं पढ़ी हुई? नहीं पढ़ी हुई। अच्छा, लॉ की जुबान में ऐसी चीजें जो कि आगे ट्रांसफर हो सकती हों, ऐसी चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। बॉन्ड्स तो पढ़ लिया है ना आपने? जी सर, पढ़ लिया। यस सर। जो बॉन्ड है, बॉन्ड इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे है कि आप अगर ये किसी को आगे बेचना चाहें तो बॉन्ड आप किसी को बेच भी सकते हैं। शेयर्स बेचे जा सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल बेचे जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मैंने आपसे
नोट रिसीवेबल साइन करवाया हुआ है कि आपने मुझे पैसे देने हैं, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। मुझे अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना नोट रिसीवेबल हवाले करूंगा मोहम्मद तैयब साहब के, और तैयब साहब से कहूंगा कि वो हसन साहब से पैसे वसूल कर ले, तैयब मुझे पेमेंट कर दे और तैयब अपनी पेमेंट हसन से इंटरेस्ट समेत वसूल कर ले, अगर वो इस बात पे राजी होता है तो। अब ये चीज मैंने ट्रांसफर कर दी, बेसिकली वो मेरे नाम पे थी लेकिन मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो नेगोशिएबिलिटी कहलाती है, या नेगोशिएबल इज बेसिकली ट्रांसफरेबल। अगर आपको मैंने जरा डिटेल्स में ज्यादा थोड़ा सा तंग कर दिया हो तो हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं। ये तो सर ट्रांसफर की बात हो गई है ना सर, इसमें मतलब वो तो हमारा मतलब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, हम उनको डायरेक्ट वापस तो नहीं कर सकते ना, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक रहेगा हमारे पास। हसन जो असल फिर हम बात ट्रांसफर कर सकते हैं। जो असल बात हो रही है ना यहाँ पे, वो ये बात हो रही है कि जो इसने ये लफ्ज यूज किया ना, फॉर इंस्टेंस द एंटिटी मे सेल द एसेट इफ पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग अनदर एसेट विद हायर रिटर्न अराइजेस। अगर तुम उसको बेच सकते हो ना, तो इसका मतलब है बेच तभी सकते हो कि अगर तुम उसको किसी को ट्रांसफर कर दो। जी सर। जिसकी वजह से मैंने ये बात बताई कि ट्रांसफर होने वाले इंस्ट्रूमेंट किस किस किस्म के हो सकते हैं। ओके सर। ठीक है, बॉन्ड हो गया जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, प्रोमिसरी नोट है, नोट्स रिसीवेबल या नोट्स पेएबल हैं, और बिल्स रिसीवेबल्स और बिल्स पेएबल हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि ट्रांसफर आगे की, ठीक है सर, सही है सर। हाँ तो जी अच्छा, तो एक चीज ये है कि आपने बिजनेस मॉडल टेस्ट में मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव बेचने का है कि सिक्योरिटी जो होगी उसको आप बेच देंगे, होल्ड करके नहीं रखेंगे, और इन द मीन वाइल जब तक आपने उसको नहीं बेचा तब तक सिक्योरिटी से जो भी इंटरेस्ट है या जो भी रिटर्न है वो आप वसूल करते रहेंगे। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है कि नंबर 1 आपने उसको बेचने के लिए लिया है, नंबर 2 जब तक नहीं बेच रहे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहेंगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपने बेचने के लिए ली है और जब तक आपने नहीं बेची उस वक्त तक का इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप कह सकते हैं। ये है बिजनेस मॉडल टेस्ट। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट क्या है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड की गई है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड की गई है, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट्स ही मिल रही हैं और उस इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बेसिकली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहा जाएगा, क्योंकि उसने फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्लियर कर लिया है कि वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड की गई थी
और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट बेसिकली हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसके ऊपर जो हमारी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फिर हम सॉल्व करके देखते हैं कि वो कैसे होगी।